नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं और साथ ही साथ इसकी आपको पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि 1 नवंबर 1958 को किस शहर में उत्तर प्रदेश का कौन-सा शहर था, जहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा है? ठीक है? क्वेश्चन ये कह रहा है, आप ज़रा इस क्वेश्चन में गौर करिएगा। लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पर महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो घोषणा पत्र था उसे पढ़ा है? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था, ये वाला जो आप शहर देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये है प्रयागराज, ठीक है? ये है प्रयागराज और इसी प्रयागराज में महारानी विक्टोरिया के द्वारा घोषणा पत्र पढ़ा गया था 1858 में, ठीक है? और यही इलाहाबाद है, इस इलाहाबाद में अ, जहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ने मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था और यही 1857 की क्रांति के बाद जब क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होते हैं, तो इसी इलाहाबाद में 1923 में 1923 में एक स्वराज पार्टी का भी गठन होता है, ठीक है? स्वराज पार्टी का भी गठन होता है। ये गठन किया किसने था? याद रखिएगा, ये गठन किया था मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू और किसने किया था? और किया था चित्तरंजन दास ने, ठीक है? मोतीलाल नेहरू से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के क्या बने थे? तो मोतीलाल नेहरू को सचिव बनाया गया था और ये जो चित्तरंजन दास थे, ये इस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे। आप समझ पा रहे हो? और ये जो स्वराज पार्टी बनी थी इलाहाबाद में, इसके जो भी सदस्य होते थे, इन सदस्यों को प्रो चेंजर्स कहा जाता था। प्रो चेंजर्स कहा जाता था, ठीक है? हाँ, तो ये जितने भी मेंबर्स होते थे स्वराज पार्टी के, इनको प्रो चेंजर्स यानी कि परिवर्तनवादी समूह के सदस्य कहा जाता था। क्लियर है बात? तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1958 को किस शहर में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था? तो ये है इलाहाबाद और इलाहाबाद में ही स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था और 1923 में मोतीलाल नेहरू को इसका सचिव बनाया गया था और चित्तरंजन दास को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इलाहाबाद मैप में कहाँ है? तो ये वाला जो क्षेत्र आपको देख पा रहे होंगे, ये है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। आजकल इसे प्रयागराज भी कहा जाता है। ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो दूसरा। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? आइए इसको देख लेते हैं। ये जो आप क्षेत्र देख रहे होंगे, फैजाबाद कहाँ पर यहाँ पर अगर हम मैप में देखें, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये है लखनऊ और ये वाला क्षेत्र है बाराबंकी और बाराबंकी से ठीक जब आप नीचे की तरफ आते हो, ये वाला क्षेत्र, ध्यान से देखो। ये आजकल अयोध्या कहा जाता है इसे, है ना? ये वाला क्षेत्र है अयोध्या, ठीक है? तो फैजाबाद से कौन कर रहा था क्रांति का नेतृत्व? फैजाबाद फैजाबाद से कर रहे थे, इनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ लियाकत अली कहाँ से कर रहे थे नेतृत्व? 1857 की क्रांति का। लियाकत अली 1857 की क्रांति का कर रहे थे इलाहाबाद से, ठीक है? ये इलाहाबाद से नेतृत्व और ये जो गजाधर सिंह हैं, गजाधर सिंह कहाँ से कर रहे थे? ये कर रहे थे गोरखपुर से, ठीक? और देवी सिंह कहाँ से कर रहे थे? ये कर रहे थे मथुरा से। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, इसलिए आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूँ तात्या जी की, तात्या टोपे, तो ये कहाँ से कर रहे थे? ये कर रहे थे कालपी से, ठीक है? हाँ, तो तात्या टोपे कालपी से, मथुरा से देवी सिंह और गोरखपुर से गजाधर सिंह। साथ ही साथ एक ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे होंगे, सबसे ऊपर वाला तो ये आपका सहारनपुर हो गया। सहारनपुर के बाद ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, ये है मुज़फ्फरनगर, ठीक है? और मुज़फ्फरनगर से जब आप नीचे आओगे तो ये वाला जो आपको क्षेत्र दिखेगा, ये क्या है? मालूम है आपको? ये है मेरठ, ठीक? और मेरठ से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? उसी समय 1857 की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ थे कदम सिंह, ठीक है? यहाँ से थे कदम सिंह, ठीक है? तो ये सारी बातें आप याद रखोगे। 1857 की क्रांति के समय उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? याद रखिएगा फैजाबाद से कर रहे थे मौलवी हाँ, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। तीसरा दिया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है? आओ जरा इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्यवादी प्रसार के क्रम में किस वर्ष अवध पर कुशासन का आरोप लगाया
और आरोप लगा के उसे ब्रिटिश साम्राज्य में उसे विलय कर लिया। उसका विलाप कर लिया नहीं, विलय कर लिया, ठीक है? यानी कि उसे मिला लिया था। बताओ मुझे कौन-सा था ये? ये जो अवध पर कुशासन का आरोप लगाया था, ये कब लगाया था? ये लगाया था 1856 में, ठीक है? एक अंग्रेज इनके दरबार में रहता था, यहाँ के जो नवाब थे अवध के, उनका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह। और ये जो नवाब वाजिद अली शाह थे, इन्हीं के दरबार में एक अंग्रेज रहा करता था, जिसका नाम था जेम्स आउटरम। जेम्स आउटरम। और एक षड्यंत्र के तहत जेम्स आउटरम ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और उसी रिपोर्ट में ये हवाला दिया गया था कि अवध का प्रशासन नवाब वाजिद अली शाह जी से ठीक से संभल नहीं रहा है। तो इसी रिपोर्ट का एक आधार बनाया लॉर्ड डलहौजी ने और उसने हड़प नीति के तहत अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो यहाँ फिर एक क्रांति भड़क जाती है और ये नवाब वाजिद अली शाह का की बेगम हजरत महल और इनके पुत्र, उस समय पुत्र इनका काफ़ी छोटा था ब्रिटिश कादिर। और ये जो फैज़ाबाद की अभी हमने आपको अ, विद्रोही बताया है, इनका नाम मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो अहमदुल्ला शाह ने इनका काफ़ी साथ दिया था। तो 1857 की क्रांति फिर यहीं से एक बेस बनाती है अवध में। तो नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया था और नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार के इनको भेज दिया गया था कलकत्ता, निर्वासित कर दिया गया था, ठीक है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा 1856, ठीक है? जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के साथ गवर्नर उस समय कौन था? डलहौजी था। और बेगम कौन थी? हजरत महल। बेटा क्या नाम था? बेटा का नाम था बिरजिस कादिर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार, बिरजिस कादिर, ठीक है? तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया गया है, तीसरा तो कर लिया हमने, चौथे में आओ। क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया गया है कि 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत किस तिथि को उत्तर प्रदेश की मेरठ छावनी के सैनिक विद्रोह से प्रारंभ हुई थी? उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी से सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई थी, कौन सी तारीख को ये प्रारंभ हुआ था? तो ये पूछा है आपसे, ठीक है? ये प्रारंभ हुआ था 1857 में 10 मई की तारीख थी और यहीं से शुरुआत हुई थी। ठीक, यहीं से शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति को और देखते ही देखते जो भारतीय सैनिक थे, जो अंग्रेजी सेना में थे, अब वो नाराज़ हो चुके थे। वो देखते ही देखते 11 मई 1857 को दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली पर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया और दिल्ली में जो राजा था वहाँ का, जफ़र, उसको अपना नेता घोषित कर दिया था। कारण क्या था? मैंने आपको बताया था 1857 की क्रांति के आस-पास, जब मैंने पढ़ाया था। तो उसमें कारतूस में सूअर की चर्बी का होना, गाय की चर्बी का होना, एक तरह से लुब्रिकेंट का इस्तेमाल जो होता था, वहाँ पर चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है? और अ, और भी कई सारे कारण थे, जैसे अंग्रेज़ों की हड़प नीति एक प्रमुख कारण था। अंग्रेज़ों की शोषणपरक नीति, वो भी एक कारण था 1857 की क्रांति के विद्रोह को उकसाने के लिए, ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, वो हो जाएगा 10 मई 1857। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5वाँ। क्वेश्चन नंबर 5वें में कह रहा है कि अ, निम्नलिखित ये क्या लिखा है भई? पंक्ति लिखा है ये। ये लिखा है पंक्ति, ठीक है? निम्नलिखित पंक्ति किस क्रांतिकारी से संबंधित है? और ये पंक्ति है, वहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बोली जाती है रानी लक्ष्मीबाई के लिए। और रानी लक्ष्मीबाई जो जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था, आप यहाँ पर देखो इस मैप को, ये जो आपको छोटा-सा क्षेत्र दिख रहा है, उत्तर प्रदेश के मैप में, ये वाला एरिया, इसे कहा जाता है वाराणसी। और ये जो इसके ठीक बगल में यानी लेफ्ट हैंड साइड में है, ये है भदोही, ठीक है? तो ये जो वाराणसी है, यहीं पर रानी का जन्म हुआ था, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है? इनका जन्म जो हुआ था, वो हुआ था वाराणसी में, ठीक? और इनके जो बचपन का नाम था, वो क्या था? वो था मणिकर्णिका। लोग प्यार से इनको मनु कहते थे, मनु बुलाते थे। पति का नाम था इनका गंगाधर राव और पुत्र था दामोदर। और इनका जो निधन हुआ था, ठीक है? इनका जो निधन हुआ था महारानी लक्ष्मीबाई का, वो ग्वालियर में अंग्रेज एक था, वो पीछा करते हुए पहुँचा था इनको और उसका नाम था यूरोज। तो ये कुछ फैक्ट हैं महारानी लक्ष्मीबाई से संबंधित जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? हाँ, तो निम्नलिखित पंक्ति किस क्रांतिकारी से संबंधित है? वो क्रांतिकारी हैं लक्ष्मीबाई। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठे में कह रहा है कि कंपनी ने आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से चौथी प्रेसिडेंसी की स्थापना कब की? कंपनी ने आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से
चौथी प्रेसिडेंसी की स्थापना कब की? इस क्वेश्चन में बहुत डाउट है, बहुत डाउट है। मैंने कई जगह इसको सर्च किया था, फिर अंततः मैं एक निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ 1835 में। यहाँ पर मैं क्यों पहुँचा हूँ? क्योंकि कई सारे आप विकिपीडिया में देखिए, वहाँ पर अपना अलग दिया गया है। मैंने कई सारी ऑथेंटिक किताबें जो मैं पढ़ रहा हूँ, उन पे भी मैंने चेक किया तो कहीं-कहीं 1836 लिखा हुआ है। मुझे 1836 भी मिला। विकिपीडिया में गया तो मुझे 1833 या 34, 1834 मिला था। फिर अंततः मैं गया आगरा, उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट में। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो आगरा जिले की वेबसाइट है, उसमें 1835 दिया गया है। तो याद रखिएगा, हमें 1835 ही मानना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल साइट में दिया हुआ है, वो 1835 है। ठीक है? हाँ, इसे याद रखो। और भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी, उत्तर प्रदेश की राजधानी ये फैजाबाद थी पहले। ठीक है? फैजाबाद थी। फैजाबाद से ये लखनऊ कब हुई? कौन सा नवाब था जिसके शासनकाल में फैजाबाद से लखनऊ लाई गई थी? इसका नाम है आसफ उद दौला। क्लियर बात? आसफ उद दौला का अगर आप कार्यकाल देखोगे तो 75 से लेकर, यानी 1775 से लेकर 1700 लगभग 97 तक इसका कार्यकाल आपको मिलता है। ठीक है? तो आसफ उद दौला के ही कार्यकाल में फैजाबाद से लखनऊ ट्रांसफर करी गई थी राजधानी। वहीं अगर हम अंग्रेजी प्रशासन की बात करें, तो अंग्रेजी प्रशासन में 1836 से आगरा थी इसकी राजधानी, 1858 से इलाहाबाद बन गई थी, और 1920 से अपनी राजधानी लखनऊ ट्रांसफर हो गई थी। तो ये डेट आप याद रखो। किस नवाब के शासनकाल में फैजाबाद से लखनऊ आई थी? तो होगा आंसर आसफ उद्दौला। ठीक है? किस कौन सा वर्ष था जिस वर्ष लखनऊ को स्थायी रूप से राजधानी के तौर पर घोषित कर दिया गया? वो था 1935 में पूर्णतया, यानी स्थायी रूप से घोषित किया गया था, लेकिन आंशिक रूप से 1920 में लखनऊ को राजधानी बना दिया गया था। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? और इलाहाबाद को कब बनाया गया था? 1858 में। ठीक है? तो ये सारे के सारे कुछ फैक्चुअल डेटा हैं जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो। उत्तर प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन जो हुआ था, उत्तर प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन। ठीक है? पहला सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था दरअसल 1907। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये कब कब से कब तक हुआ था, यानी ये कब हुआ था? 1907 से 1908 में हुआ इसकी हमें जानकारी मिलती है। और ये पहले कहाँ हुआ था? ये पहले हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है? और इलाहाबाद में हुआ था तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? अध्यक्षता कर रहे थे मोतीलाल मोतीलाल नेहरू साहब। ठीक है? मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और इसके बाद फिर ये यही अधिवेशन होता है, यानी यही सम्मेलन होता है 1909 में। 1909 में ये आगरा में सम्मेलन हुआ था। ठीक है? और आगरा में प्रदेश कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन हुआ। तो ये आप याद रखने के लिए आप लिख सकते हो, प्रदेश कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन। ठीक है? चूंकि प्रदेश कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन आगरा में हुआ, तो इसका भी कोई ना कोई अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके भी अध्यक्ष बने थे मोतीलाल साहब, मोतीलाल नेहरू। ठीक है? इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इसका एक अधिवेशन हुआ था 1920 में, और ये हुआ था मुरादाबाद में। मुरादाबाद में। अच्छा, मुरादाबाद में जब ये सम्मेलन हुआ था, तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन था ये, और यहीं पर गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव पेश किया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए कि गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव वहां पे पेश किया था, किस? उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में। तो याद रखिएगा, मुरादाबाद के। ठीक है? यहीं पर यहीं पर गांधी जी ने सहयोग प्रस्ताव स्वीकार किया था। असहयोग प्रस्ताव स्वीकार किया। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? क्वेश्चन एक बार फिर देखो। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? ये हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है? आंसर हो जाएगा पहला। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 8वां देखो। प्रयाग प्रशस्ति लेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के समय मथुरा के नागवंश का राजा कौन था? मथुरा के नागवंश का राजा कौन था? आपसे ये पूछा गया है। तो पहले तो आप ये बताओ मुझे, ये जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है, प्रयाग प्रशस्ति लेख, ये किसने लिखा था? ये एक समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का एक था दरबारी कवि। ठीक है? और इस दरबारी कवि का नाम था हरिशेन। तो हरिशेन के द्वारा लिखित हुआ था ये लिखा लिखा गया था। और इसमें एक जानकारी मिलती है, इस प्रयाग प्रशस्ति लेख से इसमें जानकारी ये मिलती है कि जो आर्यावर्त है उस समय का, आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया था। 9 शासकों को
हराया था। किसने? ये हराया था समुद्रगुप्त ने। आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया था, जिसमें से कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, तो वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ, उस समय जो आर्यावर्त के शासक हराए गए थे, उसमें उत्तर प्रदेश का एक शासक था कौशाम्बी का। कौशाम्बी का शासक था जिसका नाम है रुद्रदेव, ठीक है? एक शासक था बुलंदशहर का, बुलंदशहर का इसका नाम था मत्तिल, मत्तिल, ठीक है? एक शासक था मथुरा का, मथुरा में उस समय नागों का शासन था, तो इसका नाम था गणपति नाग, गणपति नाग, इसे भी हराया था। और बरेली की अगर हम बात करें, जो पांचाल महाजनपद के अंतर्गत उस समय आता था, तो जो बरेली से जो राजा था उसका नाम था अच्युत। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि समुद्रगुप्त ने बरेली के किस शासक को हराया था। तो अभी तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नागवंश के किस राजा को हराया था, आंसर होगा गणपति नंद, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अब हम लोग चलते हैं, ये 8वां हो गया, अब हम लोग 9वें में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां, ठीक है। देखो क्वेश्चन 9वें में क्या दिया है, 9वें में दिया है कि मौखरी वंश के उस शासक का नाम बताइए जो शक्तिशाली मगध को भी अपने अधीन कर बैठता है। तो मौखरी वंश का वो शासक कौन था? मौखरी वंश का जो मौखरी वंश है, ठीक है, उस शासक का नाम बताइए जो शक्तिशाली मगध को भी जीत लेता है। तो ये मौखरी वंश के शासक आए कहाँ से? दरअसल जो गुप्त के सामंत थे ना, गुप्तों के सामंत, जब गुप्त कमजोर पड़ने लगे थे, गुप्त वंश के शासक जब कमजोर आने लगे, कई सारे जो गुप्तों के सामंत थे, जो इनके अधीन कार्य कर रहे थे, जो इनके अधीन सत्ता संभालते थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। ऐसी स्थिति में हमें गुप्तों के सामंतों की ही जानकारी मिलती है कि वो उन्होंने ही मौखरी वंश की स्थापना करी थी। और ये जो मौखरी वंश है, हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिली? हमें इसकी जानकारी मिलती है 2 अभिलेखों से। एक तो है हरहा अभिलेख, ठीक है? एक तो हरहा अभिलेख है। हरहा अभिलेख कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये है बाराबंकी में, ठीक है? और एक और हमें जानकारी मिलती है एक अभिलेख से, इसका नाम है सोहनाग, सोहनाग का अभिलेख, ठीक है? ये सोहनाग का अभिलेख कहाँ है उत्तर प्रदेश में? अगर आपसे पूछा जाए, आंसर याद रखो, देवरिया, ठीक है? हरहा अभिलेख है बाराबंकी में और सोहनाग का अभिलेख है देवरिया में। और इन्हीं अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है कि कोई एक मौखरी वंश था। और ये मौखरी वंश कहाँ से आया था? यही गुप्तों के सामंत थे। जब गुप्त कमजोर पड़ने लगे, तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित करना शुरू कर दिया, ठीक है? और इसी हरहा अभिलेख से हमें एक जानकारी और मिलती है। क्या मिलती है? इसी हरहा अभिलेख में हमें 4 मौखरी वंश के राजाओं के नाम मिलते हैं। तो 4 राजाओं के हमें नाम मिलते हैं। कौन-कौन से हैं? अब इनको देख लेते हैं। सबसे पहले मिलता है हमें हरिवर्मा का नाम, हरिवर्मा। फिर हमें नाम मिलता है आदित्य वर्मा का। फिर हमें नाम मिलता है ईश्वर वर्मा का, ठीक है? ईश्वर वर्मा। और हमें मिलता है नाम ईशान वर्मा। तो ये सारे के सारे जितने भी राजा हैं, ये सारे राजा हैं मौखरी वंश के। और इसमें शक्तिशाली एक शासक था, शक्तिशाली एक राजा था जिसका नाम था सर्ववर्मा। इन्हीं के बाद आता है सर्ववर्मा। और ये इतना शक्तिशाली था, इसने मगध को भी जीत लिया था, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 9वां। अब आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां, कन्नौज के लिए हुए त्रिकोणीय संघर्ष में किस राजवंश ने भाग नहीं लिया? कन्नौज के लिए जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, उसमें किस राजवंश ने भाग नहीं लिया था? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो एक बात समझो, ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष था, त्रिकोणात्मक संघर्ष, ये किसके लिए हो रहा था? ये हो रहा था कन्नौज के लिए, ठीक है? त्रिकोणात्मक संघर्ष कन्नौज के लिए हो रहा था। त्रिकोणात्मक मैंने क्यों बोला? क्योंकि 3 शक्तियाँ लड़ रही थी इसमें। कौन-कौन सी? पहली थी पाल वंश, दूसरी शक्ति इसमें थी प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार भी कई सारी किताबों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और तीसरी जो शक्ति थी, वो थी राष्ट्रकूट। हालाँकि राष्ट्रकूट जानबूझकर नहीं कूदते थे, वो अपनी सत्ता का विस्तार करने के लिए जब उत्तर भारत की ओर आते थे, तो उत्तर भारत में ये दो वंश लड़ रहे थे, पाल वंश और प्रतिहार वंश। ये दोनों कन्नौज की सत्ता प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे। और जब राष्ट्रकूट शासक ऊपर आते हैं अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पर वो कूद जाते हैं। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष हो जाता है। अब इस त्रिपक्षीय संघर्ष में, हाँ, कन्नौज बेचारा बीच में फँस जाता है। तो कन्नौज किसे मिलेगा? अंतिम रूप से जो विजय मिली थी, अंतिम रूप से जो विजय मिली थी, वो किसे मिली है? वो मिली है गुर्जर प्रतिहारों को, ठीक है? हाँ, इसके बाद जब इनका पतन हो जाता है, गुर्जर प्रतिहारों का भी जब पतन हो जाएगा, तो फिर कन्नौज पर नया राजवंश आता है, वो राजपूतों का राजवंश होता है, जैसे चंदेल और गढ़वाल, या हम कहें गहड़वाल। इन राजपूत राजाओं का इस पर कब्जा हो जाता है कन्नौज पर, ठीक है?
तो याद रखिएगा कन्नौज में जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था उसमें गुप्त शामिल नहीं थे। क्लियर है बात? कन्नौज संघर्ष यानी कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष को और अधिक डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उत्तर प्रदेश के इतिहास के डिटेल्स जो लेक्चर्स हैं डिटेल में मैंने उनको कवर किया है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 11। क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि मिहिर भोज किस राजवंश का शासक था जिसके बारे में हमें ग्वालियर अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। तो ये मिहिर भोज कहाँ का था? ये जो मिहिर भोज था, मिहिर भोज, ये था प्रतिहार का। प्रतिहार बोले तो गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? ये गुर्जर प्रतिहारों का गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित था। और ये जो मिहिर भोज है इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, क्या बता सकते हो? इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है ग्वालियर अभिलेख से। ग्वालियर अभिलेख से। क्लियर बात? हाँ, और ग्वालियर अभिलेख में ही मिहिर भोज के जितने भी विजय हुए हैं, यानी कि विजयों का वर्णन कहाँ मिलता है हमें? मिहिर भोज के विजयों का वर्णन हमें मिलता है ग्वालियर अभिलेख से। ठीक है, तो ये बातें याद रखो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, अब नेक्स्ट देखो 12। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, इसका नाम है बहू बेगम का मकबरा कहा जाता है इसे। ये कहाँ पर है? ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है आपसे ये पूछा है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में है ये है फैजाबाद में। ठीक है, अब ये बहू बेगम कौन है, और जरा इनको इनके बारे में जान लेते हैं। बहू बेगम, हालांकि अवध के इतिहास में मैंने आपको बताया है। अवध में एक नवाब था जिसका नाम है शुजा उद दौला। शुजा उद दौला, ये शुजा उद दौला की पत्नी थी। ठीक है, और अवध का एक नवाब था जिसका नाम है आसफ उद दौला। आसफ उद दौला, तो ये आसफ उद दौला की माँ थी, यानी कि जो बहू बेगम थी वो शुजाउद्दौला की पत्नी और आसफ उद दौला की माँ थी। तो बताओ मुझे शुजाउद्दौला और आसफ उद दौला आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं? ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, खूनी संबंध बताइए। और इसी इसी बीच हमें एक नाम और मिलता है, इनका नाम है बुर्रा बेगम। ये कौन है? दरअसल इनके नाम हमें मिलते कहाँ पर हैं? इनके नाम हमें मिलते हैं फैजाबाद समझौते में। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1775 में फैजाबाद का समझौता हुआ था। और वो जो समझौता था उसमें अंग्रेजों ने वादा किया था कि ये बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। लेकिन आगे चल के अंग्रेजों की नीयत बदल गई थी और उन्होंने इनकी संपत्ति को भी हड़पना शुरू कर दिया था। तो वहां से ये दोनों हमें नाम मिलते हैं, बहू बेगम का नाम और बुर्रा बेगम का नाम। ये जो बुर्रा बेगम थी ये कौन थी? ये सफदर जंग की पत्नी थी। अवध का उस समय एक नवाब था सफदरजंग। ये सफदरजंग की पत्नी थी। ठीक है, और सफदरजंग की पत्नी थी। और इसके बाद अगर मैं आसफ उद्दौला की बात करूं तो 2 पीढ़ी के बाद आसफ उद्दौला आए। तो आसफ उद्दौला की ये दादी थी। ठीक है, आसफ उद्दौला की दादी ये बुर्रा बेगम थी। और इनका नाम हमें कहाँ मिलता है? फैजाबाद की संधि में, जब अंग्रेजों ने इन्हें धोखा दिया था। ठीक है, हाँ, चूंकि बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी अंग्रेजों ने ही दी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर, हाँ, 12 हमने देखा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अवध के नवाब ने जो राजधानी फैजाबाद थी, फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी। फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करी, मैंने अभी आपको बताया था एक क्वेश्चन में। क्या बताया था? एक नवाब था, इसका नाम है आसफ उद दौला। ठीक है, आसफ उद दौला ये लगभग 1775 से लेकर 1797 तक गद्दी पर बैठता है, यानी लखनऊ का नवाब रहता है। और इसी के समय में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। जैसे इसके समय में एक घटना ये घटी है कि जो राजधानी थी, राजधानी का परिवर्तन हुआ। कहाँ से कहाँ चली गई राजधानी? राजधानी गई फैजाबाद से लखनऊ। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? अच्छा, ये तो फैजाबाद से लखनऊ चली गई। इसके ही शासनकाल में हुई थी फैजाबाद की संधि। फैजाबाद की संधि हुई, कब हुई? 1775 में हुई। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? इसी के शासनकाल में आप जब लखनऊ जाओगे तो वहां बड़ा इमाम बाड़ा मिलेगा। 1784 में बड़ा इमाम बाड़ा, इमाम बाड़ा का निर्माण हुआ। ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण हुआ। दरअसल इमाम बाड़े का निर्माण जो हुआ था वो मुहर्रम पर्व को मनाने के उपलक्ष्य में हुआ था। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि किस अवध के नवाब के शासनकाल में राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करी गई थी? इसका नाम है आसफ उद्दौला। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि, हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है
कि 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने किस जनपद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया? किस जनपद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, आपसे ये पूछा गया है। तो आप बता दीजिए कि ये जो जनपद है इलाहाबाद, इसे अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है? इलाहाबाद दरअसल 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले जो सिपाहियों की संख्या थी, वो अवध से सबसे ज़्यादा थी। आप इसको ऐसे समझो, सपोज़ करो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है? मैप मैंने रखा है और इसी उत्तर प्रदेश से जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में जो सिपाहियों ने भाग लिया था, सिपाही, वो सबसे ज़्यादा यहीं के थे, सबसे ज़्यादा यहाँ के थे। और तभी आप देखोगे कि जैसे ही 1857 की क्रांति समाप्त हो जाती है, एक अधिनियम आता है ब्रिटेन से 1858 का अधिनियम, वो जो भारत शासन अधिनियम था 1858, उसमें अ, कई सारे फेरबदल किए गए थे। जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद समाप्त कर देना, वायसराय ऑफ इंडिया का पद ले आना, ठीक है? और इसके अलावा भी कई सारे परिवर्तन किए गए और जो अ, 1858 यानी 1857 के बाद का जो सिनेरियो था, उसमें अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश की ओर यानी अवध प्रांत की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। तो यहाँ फिर क्रांतिकारी आंदोलन का विस्फोट होना शुरू होगा। तो बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने किस जनपद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आंसर होगा इलाहाबाद, ठीक है? हाँ, और लगभग नवंबर 1900 सॉरी 1858 की बात है, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी की घोषणा भी पढ़ी थी। महारानी की घोषणा क्या थी 1858 में? वही घोषणा कि आपके यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है। आपके यहाँ ब्रिटिश क्राउन का शासन रहेगा। अब महारानी आपके शासन को सीधे हैंडल करेंगी और आप जो भी माँगे मान रहे हैं, जो भी आपकी माँगे हैं, महारानी उन पर हाँ उन माँगों को पूरा करेंगी। तो ये सारा घोषणा पत्र था, ठीक है? हाँ, तो याद रखिएगा ये सारी की सारी बातें। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया आपका 15। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में किसने देवबंद आंदोलन की नींव रखी थी? किसने देवबंद आंदोलन की नींव रखी थी? आपसे ये पूछा है। तो एक बात समझो, 1867 में देवबंद में सहारनपुर में है, देवबंद में एक स्कूल की स्थापना हुई। ध्यान देना, स्कूल की स्थापना हाँ, स्थापना हुई। 1 मिनट में इसको इरेज़ ही कर देता हूँ, बड़ा होच-पोच हो रहा है। स्कूल की स्थापना हुई, ठीक है? और दारुल उलूम से ये लोकप्रिय हुआ था और इसकी जो स्थापना करी थी देवबंद में, देवबंद आंदोलन की, उसमें 2 शख्स थे। एक थे मोहम्मद कासिम ननौतवी और एक शख्स और था जिसका नाम है रशीद अहमद गंगोही, ठीक है? रशीद अहमद गंगोही। तो याद रखिएगा देवबंद में एक स्कूल की स्थापना हुई थी। ये दारुल उलूम से लोकप्रिय हुआ था। दारुल उलूम नाम से वो कब हुई थी? 1867 में और देवबंद आंदोलन की स्थापना किसने करी थी? ये नींव किसने डाली थी? ननौतवी और गंगोही ने। तो आंसर होगा कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। ये दोनों ही सही हैं आपके, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कहा गया है कि 1916 में कांग्रेस की बैठक उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई? जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। तो इसकी बैठक कहाँ हुई थी? ये पूछ रहा है आपसे। इसकी बैठक जो हुई थी 1916 में 1916 में हुई थी इसकी बैठक लखनऊ में। अब एक बात समझो, लखनऊ की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो उत्तर प्रदेश के मैप में, ये वाला एरिया, ये लखनऊ है, ठीक है? और लखनऊ में आप 2-3 बातें याद रखो, बातें ये हैं कि 1899 में आरसी दत्त की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक हुई थी लखनऊ में, ठीक? फिर कहाँ हुई? 1916 में फिर मैंने ये लिखा है 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक होती है लखनऊ में, किसकी अध्यक्षता में? अंबिका चरण मजूमदार की, ठीक है? और इसके बाद एक बात और याद रखो 1936 में फिर कांग्रेस की बैठक होती है लखनऊ में, तो लखनऊ में 3 बैठकें हो रही हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की और ये जो 1936 वाली बैठक है, ये हुई थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ठीक है? हाँ, 1916 में हुई, अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। 1899 में हुई, आरसी दत्त इसके अध्यक्ष थे और 1936 में हुई, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा 1916 में जो भी बैठक हो रही है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, उसके अध्यक्ष हैं मजूमदार साहब। तो ये बैठक हो कहाँ पर रही है? ये बैठक हो रही है लखनऊ में। ठीक है? बात समझ पा रहे हो आप हमारी?
हाँ, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 18। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की? तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बात वाराणसी की कर लेते हैं। 1791 में स्थापित हुआ था जोनाथन डंकन। ठीक है? जोनाथन डंकन की जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना की थी। और ये हिंदू कानून, हिंदू दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए ये संस्कृत का महाविद्यालय था। और एक बात यहाँ से याद रखो, इसके आपसे पहले गुरु पूछ सकते हैं। पहले इसके गुरु या पहले इसके अध्यापक कौन थे? याद रखिएगा पंडित काशीनाथ। पंडित काशीनाथ, 1 मिनट, मैं इसको इरेज़ ही कर देता हूँ। इसके अध्यक्ष थे पंडित काशीनाथ, ठीक है? तो ये बातें आप याद रखो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हाँ, 19। 19 में क्या कह रहा है? 19 में कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया था? कहाँ पर किया गया था चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन? तो याद रखिएगा, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, मैं इसको इधर ले आता हूँ। ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला एरिया, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, ये है बलिया, ठीक है? ये वाला क्षेत्र है बलिया। और उसके ऊपर देवरिया, उसके ऊपर कुशीनगर, उसके ऊपर महाराजगंज। तो ऐसे करके ये सारे के सारे जिलों का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो बलिया है ना, बलिया, ध्यान दो, इस बलिया में समानांतर सरकार का गठन हुआ। समानांतर सरकार का हुआ गठन। किसने किया? ये शख्स था चित्तू पांडे। ठीक। ये जो चित्तू पांडे था, ये था कौन? दरअसल ये एक गांधीवादी नेता था। गांधीवादी नेता था। और अ, इसके कुछ साथी भी थे जो इस काम में इसका सहयोग दे रहे थे। और इसके साथी थे, इनका नाम मिलता है हमें इतिहास की किताबों में जगन्नाथ सिंह। और एक का नाम हमें मिलता है परमात्मा परमात्मानंद सिंह। ठीक है? हाँ। और चित्तू पांडे को कहा जाता है स्वराज न्यायाधीश। स्वराज न्यायाधीश, इनको मान्यता दी गई थी। तो ये चित्तू पांडे ने सारा का सारा काम किया था। कहाँ किया था? उत्तर प्रदेश के बलिया में। ठीक है? याद रखिएगा इसको। तो नंबर 20वां देखो, 1937 की प्रांतीय मंत्री परिषद में वित्त और राजस्व विभाग किसके पास था? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि वित्त और राजस्व विभाग किसके पास था? वित्त और राजस्व विभाग था आपके रफी अहमद किदवई के पास। इनके पास था वित्त विभाग। ठीक है? और ये जो कैलाश नाथ काटजू है ना, इनके पास क्या था? इनके पास था न्याय, कृषि और पशुपालन। ये विभाग था इनके पास। विजय लक्ष्मी पंडित जी के पास क्या था? विजय लक्ष्मी पंडित जी के पास था स्थानीय प्रशासन। और क्या था? और था स्वास्थ्य। ठीक है? और गोविंद वल्लभ पंत ये तो हमारे मुख्यमंत्री बन गए थे उस समय 1937 में। 1935 के अधिनियम के तहत जो चुनाव हुए थे, और उस समय ये बन गए थे मुख्यमंत्री। ठीक है? तो याद रखिएगा ये सारी की सारी बातें। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, अब बढ़ते हैं हम लोग 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। ठीक है? अच्छी बात है। डलहौजी ने किस वर्ष अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया और नवाब को पेंशन देकर कहाँ भेज दिया? कलकत्ता में भेज दिया। तो ये पूछ रहा है आपसे कि भाई कलकत्ता में भेज दिया इनको, तो मुझे ये बताओ कि किस वर्ष मिलाया था? ये मिलाया था 1856 में। ठीक है? किसकी रिपोर्ट में मिलाया था? किसकी रिपोर्ट को आधार बनाया गया था? याद रखिएगा, जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट को आधार बनाया गया था। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद जो बेगम हजरत महल हजरत महल ने विद्रोह किया और इन्होंने अपने बेटे, इनका नाम था बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर, इसको हाँ, अवध का नवाब घोषित कर दिया था। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मिशन था हजरत महल जी का, ये सारा का सारा फेल हो गया था। क्योंकि अ, हड़प नीति के तहत मिला तो लिया ही गया था और विद्रोह को दमन भी कर दिया गया था। 1857 की क्रांति में जो लखनऊ का विद्रोह हो रहा था। और फिर हजरत महल यहाँ से चली जाती हैं नेपाल की तरफ, पलायन कर जाती हैं। ठीक है? इसके बाद क्या हुआ? किताबों में इसकी जानकारी नहीं मिलती है। तो ये जो अवध है, अवध एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे डलहौजी ने, जो डलहौजी की हड़प नीति थी कि आपके पास अगर आपका स्वयं का पुत्र नहीं है, आपने अगर गोद लिया हुआ बच्चा है, वो अगर गद्दी पर बैठा रहे हो तो फिर उसे बैठाने की अनुमति नहीं थी डलहौजी की तरफ से। ठीक है? और ये जो पूरा का पूरा डलहौजी की हड़प नीति थी, इसे 3 भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। डलहौजी की हड़प नीति पढ़ाएँगे तब आपको बताएँगे। इसमें जो 3 कैटेगरी थी राज्यों की,
तो हर एक राज्य में अगर आप गोद लेते हो, तो इसमें कुछ ऐसे राज्य थे, जहाँ पर आप बच्चे को गोद ले सकते हो, उसे अपना उत्तराधिकारी बना सकते हो। लेकिन एक कैटेगरी राज्य की ऐसी थी जो जो राज्य अंग्रेजों ने ही उसे उत्पन्न किया था। तो अंग्रेज कहते थे उस राज्य में हम अधिकार नहीं देंगे देंगे कि कोई भी बच्चा गोद लिया जाए। अर्थात मान लो ये कोई राजा है, ये इस राज्य में राज्य कर रहा है। तो अंग्रेज कहते थे कि ठीक है, आप राज करिए। जब तक आप हो, आप इस राज्य में राज करिए, लेकिन आपकी अगर संतान नहीं है, तो फिर आपके मरने के बाद ये पूरा का पूरा जो राज्य होगा, वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। लेकिन एकमात्र उदाहरण अवध का ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो हड़प नीति के उसूल थे, बच्चे को गोद लेने वाले सिस्टम थे, वो सारे के सारे फेल हो गए थे। और यहाँ पर उसने अवध में कुशासन का आरोप लगवाया था जेम्स आउटरम साहब से। एक गलत रिपोर्ट बनवाई, उस रिपोर्ट के आधार पे डलहौजी ने इसे अपनी अंग्रेजी सत्ता में मिला लिया था। ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। पूरा पाषाणकालीन किस स्थल से लघु पाषाण उपकरणों के साथ-साथ स्थि निर्मित मात्र देवी की मूर्ति मिली है? तो कौन सा स्थल है जहां से अस्त निर्मित मात्र देवी की मूर्ति मिली है? ये स्थल है लोहंदा नाला। ठीक है, लोहंदा नाला। आप समझ पा रहे हो हमारी बातें? क्लियर? लोहंदा नाला ये है कहाँ पर? ये होता है आपका प्रयागराज में। और प्रयागराज कहाँ है? इसको इधर ले आते हैं। प्रयागराज ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा है प्रयागराज। दरअसल लोहंदा नाला प्रयागराज में पड़ता है और प्रयागराज में मेजा तहसील में, मेजा तहसील में। ठीक है? और इसी लोहंदा नाला में अस्थि निर्मित मात्र देवी की मूर्ति मिली है। तो आंसर हो जाएगा लोहंदा नाला। ठीक है। एक यहीं पर और चर्चित रहती है घाटी जिसका नाम है बेलन घाटी। क्या बता सकते हो बेलन घाटी का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में है? ये उत्तर प्रदेश के किन जिलों में इसका विस्तार है? ये है प्रयागराज। और कौन से जिलों में इसका विस्तार है? सोनभद्र। और कौन से जिलों में है? और है मिर्जापुर। ठीक है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो उत्तर प्रदेश के मैप में देखो, ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा है मिर्जापुर। और यहीं से आप जो पूरा का पूरा नीचे वाला क्षेत्र देख रहे हो, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, ये है सोनभद्र। ये सोनभद्र हो गया, ये मिर्जापुर हो गया और ये हो गया प्रयागराज। यहीं पर विस्तारित है बेलन घाटी। बात समझ पा रहे हो? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा लोहंदा नाला। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 22 हो गया, 23 में देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखने से पहले इंक बदल लूं ताकि हाँ स्पष्ट रूप से लिख पाए। मध्य पाषाण कालीन स्थल चौपानी मांडू ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? चौपानी मांडू कहाँ है? देखो लोहंदा नाला कहाँ है? प्रयागराज। ठीक है। चौपानी मांडू कहाँ है? चौपानी मांडू ये भी कहाँ है? ये भी है प्रयागराज। तो आंसर हो जाएगा प्रयागराज। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 24 देखो। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो निम्न कथन दिया गया है इस पर विचार कीजिए। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। ठीक है। रामायण कथा कौशल राज्य के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। ये भी सही है, इक्ष्वाकु वंश से थे भगवान श्री राम। ठीक है। जबकि महाभारत की कथा हस्तिनापुर के किस वंश से संबंधित है? ये है कुरु वंश से संबंधित। ठीक है, कुरु वंश। मुझे कमेंट बॉक्स में एक मुझे उत्तर बताइए, कुरु वंश की राजधानी क्या थी? राजधानी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज मैंने एक भी प्रश्न नहीं पूछा है, इसका उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 25। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें कह रहा है कि महाजनपद काल में बांदा के आसपास का क्षेत्र चेदी महाजनपद के नाम से जाना जाता था। ठीक। ये जो महाजनपद काल था इसमें बांदा के आसपास का जो क्षेत्र था वो चेदी चेदी महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी क्या थी? तो बांदा मैप में कहाँ है? आप मुझे बताओ। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये झांसी है। ठीक है। झांसी के बाद ये वाला महोबा क्षेत्र हो गया। और जो ये बड़ा सा क्षेत्र है ना, ये वाला एरिया, इसको देखो ध्यान से। ये वाला जो बड़ा सा क्षेत्र है ये है बांदा। ठीक है। और यहीं पर बांदा के आसपास का क्षेत्र चेदी जनपद कहलाता था। ठीक। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि इसकी राजधानी क्या है चेदी की? तो चेदी की जो राजधानी है वो है शुक्तिमती या सोथीमती भी कई सारी किताबों में देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद थे उनकी राजधानियाँ क्या है? ये आपसे पूछा जाता है। याद रखिएगा। कभी-कभी एक तरफ महाजनपद और एक तरफ इनकी राजधानियाँ दे देगा या कभी-कभी ऐसे ही सिंगल क्वेश्चंस वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। तो एक तरफ आप लिखो महाजनपद, महाजनपद और एक तरफ लिखो आप राजधानी। ठीक है। कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी थी? याद होना चाहिए आपको। टेबल बना के आप लिख लो।
जो कुरु महाजनपद था, उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है। वत्स महाजनपद की मैं बात करूं अगर, वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी, जो आजकल प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है। वहीं अगर मैं बात करूं कोशल महाजनपद की, इसकी राजधानी थी अयोध्या या फिर श्रावस्ती। ठीक है। हाँ। और एक महाजनपद उत्तर प्रदेश में था उस समय, मल्ल, मल्ल महाजनपद। ये जहां पर मल्ल महाजनपद, यहाँ की राजधानी क्या थी? यहाँ की राजधानी थी कुशीनगर, कुशीनगर या फिर पावा। और यहीं से महावीर भगवान संबंधित थे। ठीक है। और एक महाजनपद था काशी, काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। महाजनपद काल में एक उत्तर प्रदेश में और महाजनपद आपको देखने को मिलेगा, चेदी, मैंने अभी उसको बता दिया है, चाहो तो यहाँ पर लिख लो। चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी क्या थी? शुक्तिमती, शुक्तिमती। ये बांदा के आसपास का क्षेत्र था। और एक महाजनपद आपको और देखने को मिलेगा, ये जो मथुरा आप देख रहे हो, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है मथुरा, और नीचे वाला क्षेत्र है आगरा। तो मथुरा क्षेत्र के आसपास आपको एक महाजनपद देखने को मिलता है, उसका नाम है सूरसेन। सूरसेन। तो ये जो सूरसेन महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी मथुरा। ठीक है। तो ये सारे महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं, उस समय अवस्थित थे। आज इनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी आज ये उस क्षेत्र में पहचाने जाते हैं कि यहाँ पर कोई एक महाजनपद था। बात समझ पा रहे हो? तो ये सारी की सारी बातें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 रहा, पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नए पुरातात्विक उत्खनन के फलस्वरूप भाटपुरा और मानपुरा तथा मांडी क्षेत्र क्रमशः किन जनपदों से संबंधित हैं? ये क्षेत्र किन जनपदों में हैं? तो जो सैंधव सभ्यता के क्षेत्र हैं, वो हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कौन-कौन से क्षेत्र हैं? कहाँ-कहाँ हैं? जैसे एक क्षेत्र है, ताम्र पाषाण काल का स्थल है। ताम्र पाषाण काल का स्थल है और उसका नाम है बिसौली। ठीक है? याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिसौली क्षेत्र ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? आंसर होगा बदायूं। क्लियर है बात? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ताम्र पाषाणकालीन स्थल एक है जहाँ पर ताम्रपाषाण उपकरण पाए गए हैं, उसका नाम है राजपुर परसू। ठीक है। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आंसर होगा बिजनौर। क्लियर है बात? सहारनपुर। अब मैं सिंधु सभ्यता की स्थलों की ओर प्रवेश कर रहा हूँ। सहारनपुर, सहारनपुर में कौन कौन से स्थल हैं? जैसे बड़ा गांव, जैसे हुलास। ये कहाँ पर है? ये है सहारनपुर में। ठीक है, याद रखना है आपको। और मैं बात करूँ मुजफ्फरनगर की, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है मांडी, और आपसे मांडी पूछा गया है। ठीक है। जैसे अ, एक क्षेत्र है जो आपने पढ़ा होगा, उसका नाम देखिए, मैं भूल रहा हूँ, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ पर है, क्या पता है आपको? ये पता है, ये है मेरठ में। ठीक है। और एक जगह है जहाँ पर कई सारे उपकरण पाए गए हैं, सनौली। सनौली ये कहाँ पर है? सनौली में ये है अपने यूपी का कौन सा जिला है? बागपत। हाँ, ये बागपत में है। ठीक है, जहाँ से शवाधान वगैरह पाए गए हैं। तो सैंधव सभ्यता में कह रहा है कि भाटपुरा और मानपुरा ये कहाँ है? ये है बुलंदशहर में। और मांडी कहाँ है? ये है मुजफ्फरनगर में। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। क्वेश्चन नंबर दूसरे में पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है कि निम्न कथनों को सही सुमेलित करिए, यानी कि सही सुमेलित कौन है उनकी पहचान करो, आपसे ये कहा गया है। पहला ऑप्शन दिया है वत्स महाजनपद। ये किस क्षेत्र में है? वत्स महाजनपद है प्रयागराज और कौशाम्बी के आसपास का जो क्षेत्र है, वो वत्स महाजनपद के अंडर में आता था। ठीक है। वहीं अगर हम शूरसेन की बात करें, तो शूरसेन की राजधानी मथुरा थी, यानी मथुरा के आसपास का क्षेत्र। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, तो कौशाम्बी के आसपास का क्षेत्र। और शूरसेन की राजधानी मथुरा थी, तो इसका आशय है कि मथुरा के आसपास का क्षेत्र वो शूरसेन महाजनपद के अंडर में आएगा। ठीक है। पांचाल की अगर मैं बात करूं तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, ये सारे के सारे सही हैं। वहीं अगर मैं मल्ल की तरफ जाता हूँ, तो मल्ल में ज़रा देखो, मल्ल महाजनपद, ये मल्ल महाजनपद में कौन-कौन से क्षेत्र आते थे? मल्ल में जैसे देवरिया, 1 मिनट में इंक बदल दूँ ये? हाँ, जैसे देवरिया, देवरिया, और कौन-सा है? देवरिया के आसपास का क्षेत्र, जैसे मैं गोरखपुर लिख दूँ, ठीक है? गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र, ये सारे के सारे मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आते थे। और एक महाजनपद आपका छूट रहा है, मैं अगर लिखूँ चेदी, हाँ, चेदी महाजनपद के आसपास कौन क्षेत्र आते थे? चेदी आता था बांदा के आसपास का क्षेत्र। इसकी राजधानी स्थित थी सोत्थीवती या सूक्तिमती, है ना? तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। मल्ल महाजनपद अवध के आसपास का क्षेत्र नहीं था, बल्कि मल्ल महाजनपद
ये देवरिया, गोरखपुर यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र था इसमें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा 1, 2 और 3, ये तीनों सुमेलित है। ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आओ। 28 में कह रहा है, ये तो हो गया 27, ठीक है? और 28 में देखो, 28 में क्या कह रहा है? 28 में कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति लेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के 9 शासकों का उल्लेख मिलता है, ठीक है? जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। निम्न में से कौन सा कौशाम्बी का राजा था जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? जरा गौर करो, क्वेश्चन फिर से समझो। प्रयाग प्रशस्ति लेख एक मिला है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है, ये लेख कहाँ पर है? सॉरी, इस लेख को लिखा किसने है? प्रयाग प्रशस्ति लेख को। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त का एक एक दरबारी कवि था जिसका नाम है हरिशेन, ठीक है? इसके द्वारा ये लिखा गया था, समुद्रगुप्त का ये दरबारी कवि था। अच्छा, इसी में प्रयाग प्रशस्ति लेख की 21वीं जो पंक्ति है उसमें लिखा है कि आर्यावर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने परास्त कर दिया था। तो ये जो 9 शासक हैं, इनमें उत्तर प्रदेश से कौन-कौन संबंधित हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मैंने पीछे भी आपको बताया है पार्ट 1 में, ठीक है? उसमें से रुद्रदेव रुद्रदेव कौशाम्बी का राजा था। और मद्दिल, मद्दिल कहाँ का था? ये था बुलंदशहर का, बुलंदशहर से संबंधित था, ठीक है? वहीं एक मथुरा है, मथुरा से एक राजा आता था गणपति नाग, यहाँ पर नागवंश का शासन था, गणपति नाग, ठीक है? और एक क्षेत्र है बरेली, कांपिल्य जिसकी राजधानी थी। और यहाँ का जो राजा है वो है अच्युत। इन्हें समुद्रगुप्त ने परास्त किया था। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कौशाम्बी का शासक था? कौशाम्बी का कौन है? रुद्रदेव, ठीक है? आंसर हो जाएगा हमारा पहला। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, 29 देखो। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा कथन है? एक तरफ अभिलेख लिखे हैं और एक तरफ उनके जिले लिखे हैं। कौन सा अभिलेख किस जिले में आता है? बिलसुद का अभिलेख ये एटा में है क्या? हाँ, एटा में है, ठीक है? वहीं अगर हम गढ़वा के शिलालेख की बात करें तो ये प्रयागराज में है, गढ़वा का शिलालेख। करमदंडा, करमदंडा का शिलालेख कहाँ है? ये है अयोध्या में। और शिलालेख है, और शिलालेख में जैसे मैं अगर लिखूं मान कुंवर अभिलेख, मान कुंवर अभिलेख, ये कहाँ पर है? मान कुंवर अभिलेख ये प्रयागराज में है, ठीक है? ये प्रयागराज में है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर भीतरी स्तंभ लेख, ये कहाँ पर है? याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये है गाजीपुर में, गाजीपुर। मैं एक अभिलेख और लिख रहा हूँ, कहोम अभिलेख, कहोम अभिलेख, ये कहाँ पर है? एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये है गोरखपुर में। इसका संबंध गोरखपुर से लगाया जाता है। क्या बता सकते हो हरहा अभिलेख कहाँ पर है? हरहा अभिलेख ये है बाराबंकी में, ठीक है? ये सुमेलित करने के लिए आपसे क्वेश्चन दे सकता है। एक तरफ अभिलेख लिख देगा, एक तरफ जिले लिख देगा और फिर उनसे सुमेलित करवाएगा और नीचे कूट दे देगा, है ना? क्वेश्चन देखे हो इस प्रकार के आप लोग। फिर एक मैं लिख रहा हूँ सोहनाग का अभिलेख, सोहनाग का अभिलेख, क्या बता सकते हो ये कहाँ पर है? ये है आपके देवरिया में। सोहनाग का अभिलेख है देवरिया में, ठीक है? हाँ। एक अभिलेख है, वो है बांस खेड़ा का अभिलेख, बांस खेड़ा का अभिलेख। क्या बता सकते हो ये अभिलेख कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? ये अभिलेख है आपके जो लखनऊ, बरेली, बरेली के आसपास का जिला है एक, शाहजहांपुर, हाँ, शाहजहांपुर, ठीक है? तो याद रखिएगा, ये सारे के सारे अभिलेख अपने उत्तर प्रदेश में है, तो आपसे मैच कराने के लिए बोल सकता है, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा सुमेलित है? ये सारे के सारे सही सुमेलित हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 30। 30 में कह रहा है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? सबसे ज्यादा सिपाहियों की संख्या कहाँ से थी? आप आंसर बताओगे अवध से, ठीक है? क्या बता सकते हो आप में कि अवध के नवाब कौन कौन से रहे हैं? अवध में कौन कौन से नवाब रहे हैं, बताइए जरा। जैसे सबसे पहला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अवध के नवाब, रिवीजन करो। हालांकि ये मैं टॉपिक आपको करवा चुका हूँ। अगर आपने इतिहास पार्ट नहीं देखा है तो मैंने डिटेल से उसको कवर करवाया, कुछ टॉपिक्स बच गए हैं, वो मैं समय-समय पर हाँ, उनको आपको कवर करवा दूँगा। तो अवध के नवाब को ज़रा रिवीज़न करो। सबसे पहला कौन आया था? सबसे पहला था सआदत सआदत खां, ठीक है? इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया था सफदरजंग। सफदरजंग के बाद कौन आया था? सफदरजंग के बाद था शुजा-उद-दौला, ठीक है? और शुजा-उद-दौला के बाद आया था आसफ-उद-दौला, ठीक?
इसके बाद एक और अवध का नवाब बना था जिसका नाम है वजीर अली। और इसके बाद एक और नवाब बना था जिसका नाम है सआदत सआदत अली। ठीक है। और एक बंदा बना था जिसका नाम है गाजी उद्दीन गाजी उद्दीन हैदर। आठवां कौन बना था नवाब यहाँ का? इसका नाम है वाजिद अली शाह। और ये अंतिम नवाब था। इसके बाद इसको निर्वासित कर दिया गया था कलकत्ता। और इस पर कुशासन का आरोप लगाया गया था, और कुशासन के आरोप के उपरांत आउटरम की रिपोर्ट थी। उसी रिपोर्ट को आधार बना के वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कलकत्ता भेज दिया गया था। ठीक है। हाँ, तो ये सारे के सारे नवाब हैं। इन हालांकि इनके कार्यकाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे सीक्वेंस में सजाने के लिए बोल देता है कि कार्यकाल के आधार पर इनको शुरू से आखिरी तक सजाइए। तो ये आपको सीक्वेंस एज इट इज पता होना चाहिए। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 30। तो क्वेश्चन नंबर जरा 31 में आओ। कह रहा है कि जैन तीर्थंकर एक हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? कौन से उत्तर प्रदेश के जिले से संबंधित हैं पार्श्वनाथ जी? तो पार्श्वनाथ कौन से जिले से संबंधित हैं? आओ जरा इनको चेक कर लेते हैं। एक तरफ आप लिखो जैन तीर्थंकर, ठीक है, और एक तरफ लिखो जिले। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जैन तीर्थंकर रहे हैं, और उनके कौन कौन से जिले रहे हैं, किस जिले से वो संबंधित रहे हैं, या किस जिले में उनका जन्म हुआ है। ये क्वेश्चन पिछली बार आरो यारो में पूछा गया था और समय समय पे पूछे जाते रहते हैं। जैसे ऋषभ देव। ऋषभ देव इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है अयोध्या से। ठीक है। जैसे अजित नाथ। अजित नाथ इनका संबंध कहाँ से है? अयोध्या से। क्लियर है बात? जैसे एक हैं जैन तीर्थंकर हैं जिनका नाम है अभिनंदन नाथ। अभिनंदन नाथ का संबंध कहाँ से है? इनका भी संबंध है अयोध्या से। ठीक है। हाँ, सुमित नाथ जी का संबंध कहाँ से है? सुमित नाथ जी का संबंध भी है अयोध्या से। यानी इनका भी जन्म हुआ है अयोध्या में। तो ये सारे के सारे जो जैन तीर्थंकर हैं वो कहाँ जन्मे हैं? अयोध्या में। एक और लिख लो, अनंतनाथ इनका भी जन्म कहाँ हुआ है? अयोध्या में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर मैं अगर लिखूं आपसे पार्श्वनाथ, एक जैन तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ, ये इनका संबंध है काशी या वाराणसी से। और सुविधानाथ, सुविधानाथ इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है काकंडी से। काकंडी बोले तो देवरिया। ठीक है। तो ये सारे के सारे जैन तीर्थंकर हैं जो आपको याद रखने हैं। पार्श्वनाथ का संबंध कहाँ से है? वाराणसी से। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर ये था 31। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग 32। नेक्स्ट देखो। हाँ, धर्म चक्र प्रवर्तन ये किया गया था। ये कहाँ किया गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। अ, धर्म चक्र प्रवर्तन ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था काशी में। काशी बोले तो सारनाथ। ठीक है, सारनाथ, या फिर कई किताबों में इसी को ऋषिपत्तनम भी ऋषि पत्तनम भी कहा गया है, या फिर आपको एक और टर्म लिखा मिलेगा, मृगदाव। ठीक है, कुछ भी मिले भ्रमित नहीं होना है। काशी में, यानी धर्म चक्र प्रवर्तन इसकी घटना कहाँ घटती है? इसकी घटना घटती है काशी में। काशी में मतलब सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ पर है? सारनाथ है काशी में। ठीक है, याद रखिएगा। और क्या बता सकते हो? ये तो धर्म चक्र प्रवर्तन की एक घटना है, भगवान बुद्ध के साथ घटी थी। एक और बताओ मुझे, महापरिनिर्वाण इसकी घटना महात्मा बुद्ध के साथ कहाँ घटी? इसकी घटना घटी कुशीनगर में। ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को बौद्धों का बौद्धों का पालना कहा जाता है। याद रखिएगा। तो धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना कहाँ घटती है? ये घटती है सारनाथ में, या ऋषिपत्तनम, या फिर मृगदाव। और ये सारनाथ कहाँ पर है? काशी में। तो हम कह देंगे इसकी जो घटना घटी है वो घटी है सारनाथ में। ठीक है। हाँ, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन वहाँ किया गया था, सारनाथ में। और धर्म चक्र प्रवर्तन होता क्या है? क्या पता है आपको? मैंने आपको बौद्ध धर्म जब बताया था, बौद्ध धर्म पढ़ाया था और जैन धर्म पढ़ाया था, उत्तर प्रदेश से स्पेशली रिलेटेड। ठीक है। तो वहां पर मैंने बताया था ये धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 33। 33 में कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवातक अभिलेख में नहीं है? तो किसका उल्लेख कनिष्क के रवातक अभिलेख में नहीं है? आपसे ये पूछा गया है। तो आप यहाँ से एक बात समझो, ये जो भारत है, ये वाला एरिया यानी कि जम्मू कश्मीर वाला, यहाँ से पाकिस्तान निकल गया है, और ऊपर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान में एक अभिलेख मिला है। अफगानिस्तान में एक अभिलेख मिला है, और ये जो अभिलेख मिला है इसका संबंध कनिष्क से लगाया जाता है। ठीक।
बात समझना। इसका संबंध लगाया जाता है कनिष्क से और इस अभिलेख को कहा जाता है रवातक अभिलेख। समझ पा रहे हो आप मैं? इसे कहा जाता है रवातक अभिलेख। और बताया ये गया है कि कनिष्क के साम्राज्य में कौन-कौन से क्षेत्र आते थे, वो उनका सबका वर्णन इस रवातक अभिलेख में है। तो उस रवातक अभिलेख में कौन-कौन से क्षेत्रों का वर्णन है, आओ उनको देख लेते हैं। रवातक अभिलेख में कौन-कौन से क्षेत्र का वर्णन है, ठीक है? ये कौन-कौन से क्षेत्र हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये हाँ, तो कौन-कौन से हैं? एक तो है कौंडिन्य, कौंडिन्य, दूसरा एक क्षेत्र है, ये है उज्जयिनी, उज्जयिनी, ठीक है? तीसरा एक क्षेत्र है साकेत, इसका भी वर्णन हमें मिलता है। एक है कौशाम्बी क्षेत्र, इसका भी वर्णन हमें मिलता है और रवातक अभिलेख में हमें पाटलिपुत्र का भी वर्णन मिलता है। और पाटलिपुत्र के अलावा चंपा, पाटलिपुत्र के अलावा हमें किसका वर्णन मिलता है? हमें मिलता है चंपा का वर्णन। तो ये सारे के सारे क्षेत्र हैं जिनका उल्लेख हमें रवातक अभिलेख में मिलता है। ये अभिलेख है कहाँ पे? ये अभिलेख है अफ़गानिस्तान में। और ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है कनिष्क से, ठीक है? तो ये सारे क्षेत्र हैं। अब देखो जरा कौशाम्बी का इसमें उल्लेख मिलता है, हाँ, पाटलिपुत्र का भी मिलता है और चंपा का भी मिलता है, लेकिन श्रावस्ती का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है, ठीक है? तो याद रखिएगा ये सारी बातें। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखो, इसमें कह रहा है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से मिले हैं? आपसे ये पूछा गया है, ठीक है? तो एक बात याद रखो, एक क्षेत्र है दमदमा, ये क्षेत्र है दमदमा, ठीक है? दमदमा जो क्षेत्र है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे अ, एक कब्र से कब्र से 3 मानव कंकाल, ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं दमदमा से, ठीक है? याद रखिएगा ये पूछे जाते हैं। और ये दमदमा कैसा स्थल है? ये है मध्य पाषाण कालीन स्थल, ठीक है? और एक कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। फिर इस यहीं से मिले हैं 41 शवाधान, 41 शवाधान और गर्त चूल्हे, ठीक है? और यहीं से मिले हैं हड्डी और सींग, हड्डी और सींग से निर्मित आभूषण, सींग से निर्मित आभूषण, ठीक है? यहीं से मिले हैं। तो याद रखिएगा आपसे यही पूछा गया है कि हड्डी से निर्मित आभूषण हमें भारत में कहाँ से मिले हैं? तो ये क्षेत्र है दमदमा, ठीक है? आंसर हो जाएगा दमदमा। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे उत्तर इसका बताइएगा। दमदमा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? किस परगने में है? ठीक है? इसका मुझे उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपको अगर इतिहास डिटेल में पढ़नी हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वहाँ मैंने इन सभी चीज़ों के उत्तर आपको दिए हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर हाँ, 34 का सी पार्ट हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 35 में देखो, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नगर महोदयाश्री कहा जाता है? कौन है? नगर महोदयाश्री किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है, आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, हाँ, कन्नौज को। ठीक है? अब एक बात समझो, ये जो कन्नौज है, कन्नौज का क्या आपने त्रिकोणात्मक संघर्ष पढ़ा है? त्रिकोणात्मक संघर्ष। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो। कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन-कौन सी शक्तियाँ लड़ रही थीं और कौन-कौन सी शक्तियाँ हारी और किस शक्ति ने हाँ, विजय का सेहरा बाँधा था। तो जो त्रिकोणात्मक संघर्ष है, उसमें पाल वंश लड़ रहा था और गुर्जर प्रतिहार वंश लड़ रहा था, साथ ही साथ एक और था जो दक्षिण से आई थी शक्ति, उसका नाम था राष्ट्रकूट वंश, ठीक है? ये तीनों लोगों के मध्य एक लड़ाई थी जो कन्नौज के लिए लड़ रहे थे और जो अंतिम विजय मिली है, वो मिली थी गुर्जर प्रतिहार को। अंतिम विजय किसे मिली है? वो मिली थी गुर्जर प्रतिहार को। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 35 का डी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 36, इसमें कह रहा है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बता दो भाई, सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था अशोक साहब ने। ठीक है? इसका निर्माण करवाया था अशोक ने। अब एक बात समझो यहाँ से, जो सारनाथ का लघु स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख, इसमें क्या वर्णन है, क्या पता है आपको? इसमें अशोक ने कहा है, इस स्तंभ लेख में अशोक ने उत्कीर्ण करवाया था, यानी अशोक ने कहा है कि अपने महामात्रों से कहा है, अपने महामात्रों को कि संघ भेद बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, अर्थात संघ भेद रोकने का आदेश अशोक ने दिया था, उसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? इसी मिलता है सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में। आप समझ पा रहे हो? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा भी गया है कि अशोक ने अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया था, उसका वर्णन हमें किस स्तंभ लेख में मिलता है? सारनाथ में।
तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोका। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जौनपुर राज्य की स्थापना किसने की थी। हालांकि ये तुगलक वंश के थे, तुगलक सुल्तानों ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन जो जौनपुर में शर्की साम्राज्य चला है, उसमें पहला राजा कौन था? तो उसमें जो पहला राजा था जौनपुर राज्य की स्थापना, जिसको एक एक तरह से हम कह सकते हैं कि जौनपुर राज्य की स्थापना या स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना करने का श्रेय जाता है मलिक सरवर को। मलिक सरवर, ये मलिक सरवर को कहा जाता है ख्वाजहां, ख्वाजहां भी इसे कहा जाता है। और 1394 में इसने, हाँ लगभग 1394 के आसपास इसने जौनपुर की स्थापना कर दी थी, स्वतंत्र जौनपुर राज्य की। और इसी मलिक सरवर को आ, तुगलक शासकों ने एक उपाधि दी है, इसे कहा है मलिक उस शर्क। ठीक है, मलिक उस शर्क की उपाधि दी है, की उपाधि। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि मलिक उस शर्क की उपाधि किसे दी गई थी? आंसर होगा मलिक सरवर को। क्लियर बात? किसने दी थी? तुगलक सुल्तानों ने दी थी। और ये जो जौनपुर है ना, इस जौनपुर की स्थापना हुई थी जौना खां के नाम पे। ठीक है। अब एक बात समझो, जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है उसका उत्तर जानते हैं कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। अंतिम शासक था हुसैन शाह शर्की। ठीक है, याद रखिएगा, जौनपुर का जो अंतिम शासक है, अंतिम शासक है, उसका नाम है हुसैन शाह सर्की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 38। नवाब शुजाउद्दौला के बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा, ये कहाँ पर है? बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है, क्या पता है आपको? ये है फैजाबाद में। फैजाबाद जिसे आजकल अयोध्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अयोध्या से मुझे याद आ रहा है, अभी मैंने आपको बताए थे कि अयोध्या में कौन कौन जन्मा था। ठीक है, जरा एक बार रिवीजन करो, अयोध्या में कौन कौन से जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ। रिवीजन करो जो अभी मैंने बताया था। आदिनाथ, आदिनाथ किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ऋषभ देव को। ठीक है, आदिनाथ हो गया, और ऋषभ देव हो गया, और मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था अजितनाथ। मैंने क्या बताया था? अभिनंदन, अभिनंदन नाथ। फिर मैंने बताया था आपको सुमित नाथ। ठीक है, फिर मैंने बताया था आपको अजित नाथ। इन सब का जन्म देखो अयोध्या में हो रहा है। और मैंने आपको बताया था अनंतनाथ। ठीक है, इन सब का जन्म कहाँ हुआ है? अयोध्या में। अच्छा, अब एक बात समझो, अ, अयोध्या में इनका जन्म हुआ है, और अयोध्या में एक क्षेत्र है रतनपुरी। रतनपुरी का संबंध एक जैन तीर्थंकर से लगाया जाता है जिनका नाम है धर्मनाथ। ठीक है, धर्मनाथ, हाँ। और एक याद रखो, जो अयोध्या है, अयोध्या में एक जगह है कनक भवन, याद रखिएगा। ये कनक भवन कहाँ पर है? अयोध्या में, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, हाँ, कनक भवन, कनक भवन अयोध्या में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई थी, और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एचपी वेल्स, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूति पूर्ण टिप्पणियां टिप्पणियां की थी। तो ये कहाँ का केस है? ये कौन सा केस है? ये केस है मेरठ षड्यंत्र केस। ठीक है, हाँ, मेरठ षड्यंत्र केस इसे कहा जाता है। और ये जो मेरठ षड्यंत्र केस है, इसमें मेरठ षड्यंत्र केस है, ये दरअसल जुड़ा है वामपंथी आंदोलन से। एक बात समझो, ये जैसे है कानपुर, कानपुर में दरअसल 1925 में कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, या हम ये कहें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की यहाँ पर नींव रखी गई थी। और इसी से संबंधित एक क्रांति है जिसे कहा जाता है बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। ये जो बोल्शेविक क्रांति है, इसमें षड्यंत्र कुछ लोगों पर लगा दिया गया था, और उनसे कहा गया था, उन पर आरोप लगा दिया गया था कि इन्होंने षड्यंत्र किया है ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ। तो उन्हें 4 साल की सज़ा भी दी गई थी। तो उनमें से कई सारे नाम आते हैं, जैसे श्रीपत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुज़फ़्फ़र अहमद या फिर शौकत उस्मानी, इन सबको सज़ा दी गई थी। तो यही जो पूरा का पूरा कांड है, इसे कहा जाता है बोल्शेविक क्रांति, ठीक है? और मेरठ षड्यंत्र मामला भी कुछ इन्हीं लोगों से, यानी कि हम कहें वामपंथी आंदोलन या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से ही जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है? हाँ, और अगर आपसे पूछे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नींव कहाँ रखी गई थी, तो याद रखिएगा अपने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1925 में। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर, ये 39 हो गया, 40 देखते हैं। 40 में कह रहा है कि देवबंद आंदोलन
उत्तर प्रदेश यानी कि उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से इसे जाना जाता था, में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? देवबंद आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये जो आंदोलन है देवबंद, ये प्रारंभ हुआ था 1866 में। ठीक है, 1866 में अ, ये दो शख्स थे, एक का नाम था मोहम्मद कासिम ननौतवी और एक का शख्स का नाम था जिनका नाम है रशीद अहमद गंगोही। इन दोनों शख्स ने देवबंद आंदोलन की नींव डाली थी। का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का जो उद्देश्य था, उसका 2 मुख्य उद्देश्य थे। एक तो ये था कि मुसलमानों को कुरान की शिक्षा दी जाएगी और मुसलमानों को हदीस की शिक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ इसका जो दूसरा लक्ष्य था, वो था कि मुसलमानों को अंग्रेजी सत्ता या विदेशी ताकत के खिलाफ जिहाद करवाना। बात समझ पा रहे हो हमारी? ठीक है? हाँ। और हाँ, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1866। एक यहाँ से और बात याद रखो, जो आगरा प्रांत है, आगरा में 1900 नहीं, मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ, 1900 नहीं है। आगरा में 1861 में एक घटना घटती है। घटना क्या घटी थी? यहाँ पर एक शख्स थे जिनका नाम है शिव दयाल साहब, ठीक है? शिव दयाल साहब ने यहाँ पर राधा स्वामी राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी, की स्थापना की। ये भी याद रखो, राधा स्वामी सत्संग व्यास, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? 1861 में आगरा में, ठीक है? एक और याद रखो 1914 की घटना, ये भी अपने उत्तर प्रदेश में घटी है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इस इलाहाबाद में 1914 में सेवा समिति की स्थापना की गई। सेवा समिति की स्थापना की गई, ठीक है? किसने की? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेवा समिति की स्थापना की थी तयनाथ कुंजरू ने, ठीक है? एचएन कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू ने। तो याद रखिएगा इसको भी। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 41। 41 में क्या कह रहा है? कह रहा है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल ये निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? आपसे ये पूछा है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? एक ही कब्र से जो 3 मानव कंकाल निकले हैं, वो सराय नाहर राय से निकले हैं कि दमदमा से निकले हैं, मैदाह से या फिर लंगनाथ से। तो ये 3 लोकेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे दमदमा, ठीक है? मैं इंक बदल लेता हूँ, दमदमा, ठीक है? एक लोकेशन है महदाह, महदाह, हुँ, महदहा, ठीक है? और एक लोकेशन है सराय नाहर राय। ये 3 लोकेशन याद रखो। ये 3 लोकेशन है कहाँ पे? ये है प्रतापगढ़ में, ठीक है? क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये क्षेत्र किस जिले में वर्तमान में है? और एक बात, ये जो 3 के तीनों मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, वो मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं, से संबंधित हैं। याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों स्थल मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का हिस्सा हैं। अच्छा, इनमें से एक क्षेत्र है दमदमा, दमदमा, याद रखिएगा। यहाँ से क्या-क्या मिला है? आओ इसकी चर्चा कर लेते हैं। दमदमा से एक कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव कंकाल पाए गए हैं। और क्या मिला है यहाँ से? हड्डी और सींग के उपकरण, उपकरण यहाँ से मिले हैं दमदमा से। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मिले हैं हमें यहाँ से मिले हैं हमें लघु पाषाण उपकरण, ठीक है? याद रखिएगा। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से पाए गए हैं? ये मिले हैं दमदमा से। समझ पा रहे हो आप हमारी? चलिए, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है? क्वेश्चन 42 में कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल पाए गए हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल पाए गए हैं? तो याद रखिएगा, एक क्षेत्र है लेखहिया, यहाँ से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल पाए गए हैं। दरअसल अगर मैं बात करूँ मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल स्थल कौन-कौन से हैं उत्तर प्रदेश में? क्या बता सकते हो आप? अगर मैं प्रयागराज में जाऊँगा ना, तो यहाँ पर मध्य पाषाण काल से संबंधित कई सारे क्षेत्र में दिख जाएँगे। जैसे मेजा तहसील, यहाँ से भी कई सारे हमें जो अ, साक्ष्य मिले हैं, वो मध्य पाषाण काल की ओर इशारा करते हैं। और यहाँ पर कौन-सा स्थल है जो मध्य पाषाण काल से संबंधित हो? जैसे करछना तहसील, ठीक है? और बाराँ तहसील, बाराँ तहसील, यहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल के, ठीक है? कई सारे उपकरण मिले हैं, इस तरह से। अच्छा, इसी में ये तो प्रयागराज हो गया,
क्या मिर्जापुर से भी कुछ हमें मध्यपाषाण काल के स्थल के साक्ष्य मिले हैं? मध्यपाषाण काल स्थल के साक्ष्य से मेरा आशय है कि ऐसी चीजें मिली हैं या कुछ ऐसे साक्ष्य पाए गए हैं जिनका संबंध मध्यपाषाण काल से लगाया जा सके। क्या मिर्जापुर में ऐसी कोई जगह हैं? हाँ है। जैसे मोरहना पहाड़, यहाँ से मध्यपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। जैसे बगही खोर, ठीक है। और एक क्षेत्र है लेखैया, लेखैया, यहाँ से हमें मिले हैं मध्यपाषाण काल स्थल के साक्ष्य। अब ये जो लेखैया लिखा है इसको जरा उठा लो। यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ से 17 नरकंकाल मिले हैं। याद रखिएगा, 17 नरकंकाल मिले हैं। और ये जितने भी नरकंकाल मिले हैं ना, इनके जो सिर हैं वो पश्चिम दिशा की ओर हैं। पश्चिम दिशा की ओर हैं, ठीक है। इनके सारे ये सभी के सभी सिर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सबसे ज्यादा हमें किस शिलाश्रय से सबसे ज्यादा मानव कंकाल देखने को मिलते हैं? वो मिलते हैं लेखैया से, ठीक है। हाँ, क्लियर है यहाँ तक? अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 43। 43 नंबर क्या कह रहा है? 43 नंबर कह रहा है कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ये किसने किया था? केवल लखनऊ ही मत देखो, बेगम हजरत महल ने किया था, बल्कि आप मुझे ये बताओ कानपुर से किसने किया था? रिवीजन मारो, याद तो हो ही गया होगा अब आपको। कानपुर से किसने किया था? कानपुर से किया था नाना साहब ने, ठीक है, नाना साहब। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे बरेली से किसने किया था, क्या बता सकते हो आप? बरेली से किसने किया था? बरेली से थे, इनका नाम है खान बहादुर खां, ठीक है। खान बहादुर खान साहब ने बरेली से किया था। मुझे बताओ इलाहाबाद से किसने किया था? इलाहाबाद से किया था लियाकत अली ने, ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ फैजाबाद से किसने किया था? ये हैं अहमदुल्ला अहमदुल्ला शाह, ठीक है। और मुझे बताओ कालपी से किसने किया था? कालपी से किया था तात्या जी ने, तात्या टोपे, ठीक है। मुझे बताओ मथुरा से किसने किया था? मथुरा से किया था देवी सिंह ने, विद्रोह। क्या बता सकते हो कि गोरखपुर से किसने किया था? गोरखपुर से किया था गजाधर सिंह ने, ठीक है। ये चीजें एकदम से रटी होनी चाहिए आपको। तो ये सारे के सारे कुछ क्षेत्र हैं जहां जहां पर उत्तर प्रदेश में विद्रोह भड़का था 1857 में, ठीक है। तो याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44, और ये 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? कौन था जो काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? देखो, वकील कौन से थे? वकील कौन कौन से थे? वकील एक तो होगा सरकारी, जो सरकार की तरफ से काकोरी कांड में लड़ रहा था अभियुक्तों को फांसी देने के लिए या अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए। और एक कोई वकील होगा जो अभियुक्तों का होगा, जैसे अशफाक उल्ला खां, इन सब का केस लड़ा गया था, लेकिन ये लोग बच नहीं पाए थे। तो जो सरकारी वकील था उसका नाम था, इसका नाम क्या था सरकारी वकील का? सरकारी के थे, आपके ऑप्शन में लिखे हैं ये, जगत नारायण मुल्ला, ठीक है। और अभियुक्तों के कौन थे? इनका नाम है भानचंद्र गुप्ता। और सरकारी के कौन थे? जगत नारायण नारायण मुल्ला, ठीक है। ये थे सरकारी वकील। याद रखिएगा, इनका नाम पूछा जा सकता है। एक झलक डालो जरा, एक नजर डालो काकोरी कांड पे। काकोरी कांड पे कब हुआ था ये? ये हुआ था 1925 में, अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ। और इसमें कई सारे अभियुक्तों को पकड़ लिया गया था। 8 डाउन ट्रेन थी, उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। अंग्रेजों का खजाना आ रहा था, उसे योजनाबद्ध तरीके से उसे लूटने का प्रयास किया गया। उसी चक्कर में कुछ लोग पकड़ गए और उनको फांसी दे दी गई। ये जो पकड़े गए लोग हैं, इनको फांसी कहाँ दी गई, ये प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर जरा देखो, काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल को पकड़ा गया और इन्हें फांसी दे दी गई गोरखपुर में, ठीक है। फिर पकड़ा गया अशफाक उल्ला खां को, और फिर इन्हें फांसी दे दी गई। अशफाक उल्ला खां को फांसी कहाँ दी गई थी? अशफाक फा से है फैजाबाद, फैजाबाद, ठीक है। इसके बाद फिर पकड़ा गया एक शख्स और है जिनका नाम है रोशन सिंह, और इन्हें फांसी दी गई थी। रोशन कहाँ के लोग रोशन होते हैं? नैनी के, क्योंकि ग्रीनविच मीन टाइम यहाँ से निकली है, ठीक है। हाँ, तो रोशन सिंह, इनको फांसी कहाँ दी गई? नैनी में। और एक शख्स थे, इनका नाम है राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, इन्हें फांसी दी गई। कहाँ पर दी गई? इन्हें फांसी दी गई गोंडा में, ठीक है। तो ये चार के चारों नाम आप याद रखो, आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, हाँ, 45।
इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में 1857 संग्राम का नेता कौन था? इलाहाबाद में नेता कौन था? नाना साहब तो ये कानपुर से थे, ठीक है। अजीमुल्ला कौन था? भी इसकी चर्चा करते हैं। तात्या टोपे ये कालपी से थे। और लियाकत अली ये था इलाहाबाद से, ठीक है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो लियाकत अली हो जाएगा। अब आ जाओ अजीमुल्ला पे। ये जो अजीमुल्ला है ये कौन था? दरअसल ये अजीमुल्ला नाना साहब का सलाहकार था। नाना साहब का सलाहकार, ठीक है। इसका नाम आप याद रखो, नाना साहब का सलाहकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 46, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? आपसे ये पूछा है किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो जो अभियुक्त थे, अभियुक्तों के बचाव के लिए एक समिति बनी थी जिसे कहा जाता है, एक बनी थी समिति जिसे कहा जाता है काकोरी काकोरी कांड समिति, ठीक है। ये समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? ये बनी थी वल्लभ पंत गोविंद वल्लभ पंत इसके अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, आंसर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में ये समिति बनी थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या कह रहा है? 47 में कह ये रहा है कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, बिल्कुल ठीक बात है। फिर आगे कह रहा है रामायण कथा किसके वंश से संबंधित है? किस राज्य के वंश से संबंधित है? तो ये कौशल राज्य के वंश से संबंधित है। और फिर आगे पढ़ो, जबकि महाभारत की कथा कौन से राज्य के कुरु वंश से संबंधित है? तो ये है हस्तिनापुर। बात समझ पा रहे हो? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ ये। क्लियर बात जहां तक, ठीक है। तो 47 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 58। कह रहा है कि कन्नौज के हुए त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी कन्नौज में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष में अंतिम रूप से सफलता किसे मिली है? अंतिम रूप से सफलता किसे मिली? मैंने अभी आपको बताया था। कौन थे? पाल थे। पाल के बाद कौन थे? एक थे राष्ट्रकूट। और फिर कौन थे? प्रतिहार। प्रतिहार बोले तो गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। तो ये जो गुर्जर प्रतिहार थे, इन्हें अंतिम रूप से ये सफल हो गए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रतिहार वंश, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 49। 49 में दिया गया है कहोम अभिलेख के बारे में। ये क्या है? कहोम स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इस स्तंभ लेख में मद्र नामक व्यक्ति के द्वारा जैन तीर्थंकर की प्रतिमाओं को बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। तो ये कहोम अभिलेख कहाँ है? ये कहोम अभिलेख आपको मिलेगा गोरखपुर में। अभी मैंने आपको शुरुआत में मैंने आपको सारे के सारे अभिलेख लिखवाए थे, ठीक है। तो उनको एक जगह कलेक्ट करिए और बार बार उनको रिवीजन करने का प्रयास करो। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौम अभिलेख कहाँ है। आपसे मिलान करने के लिए भी पूछ देगा। से ये भी पूछा जा सकता है कि कौम अभिलेख में किसका वर्णन है, किसका उल्लेख मिलता है। तो ये सब जानने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां से देख सकते हो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 देखो। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख में अशोक ने अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया था? कौन सा है? ये है सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। मैंने इसके बारे में बताया था आपको। अच्छा, क्या बता सकते हो ये जो अरोरा का अभिलेख लिखा है ये कहाँ पर है? ये है मिर्जापुर में, ठीक है। मेरठ का अभिलेख और टोपरा का अभिलेख। टोपरा के अभिलेख को एक नाम और दिया जाता है, पता है क्या इसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है मीनार के जरीन, या फिर इसे स्वर्ण स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। हाँ, और ये पहले सहारनपुर में था टोपरा स्तंभ लेख, अब नहीं है। तो ये कहाँ चला गया है, क्या बता सकते हो आप? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इसका उत्तर, ठीक है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।